चार अमीर जेठानियों ने मनाया गरीब देवरानी का जन्मदिन। आशा बहुत ही अमीर थी और उसे सबसे ज्यादा घमंड था अपने पैसे और अपने 5 बेटों पर। वो अपने 5 बेटों को 5 पांडवों के समान समझती थी। उसकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए एक माँ बेटी की ममता के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। उसने अपने 4 बेटों की शादी कर दी थी और उसकी चारों बहुएं बहुत ज्यादा अमीर थी। ऐसे एक दिन वो बैठी हुई थी कि तभी उसकी सबसे बड़ी बहू कुसुम उसके लिए चाय लेकर आती है। माँ जी लीजिए, चाय पी लीजिए, और जैसा कि आपने कहा था मैंने इसमें थोड़ी सी केसर भी डाली है। बहू, थोड़ी सी केसर से क्या होता है, जितना मन करे उतना इस्तेमाल किया कर। वैसे भी मेरी चारों बहुओं के दहेज में बहुत पैसा आया है और तू तो जानती है कि हम भी खानदानी अमीर हैं। मैं चाहती हूँ कि अब हमारी सारी पुश्तें ऐशो आराम की जिंदगी जिएं। माँ जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फालतू के पैसे खर्च करना बेवकूफी होती है। तू क्या मुझे बेवकूफ कहना चाहती है? साफ साफ बता, तेरा ये कहने का मतलब क्या है? नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि जिस चीज की जरूरत ना हो तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे चाय तो अदरक इलायची की ही अच्छी लगती है, केसर तो लोग अपने शौक के लिए डालते हैं। भले ही तुम लोग जितने भी अमीर घर से आई हो, लेकिन तुम सब मेरी बहू रहोगी, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे चाय में क्या डालकर पीना है और क्या नहीं। चल अब जा यहाँ से। आशा अपनी चारों बहुओं को दबा कर रखती थी और कभी भी उनकी कदर नहीं करती थी। अब एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठा खाना खा रहा होता है, तभी आशा का पति प्रताप कहता है, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने सबसे छोटे बेटे कमल की भी शादी करवा देता हूँ, ताकि हमारा परिवार पूरा हो जाए और उसके बाद तो सिर्फ घर में पोते पोतियों का इंतजार होगा। देवर जी, अगर आपने कोई लड़की देखी हुई है तो बता दीजिए, हम उसी से आपकी शादी करा देंगे। आखिर आप हमारे घर के सबसे छोटे और नटखट देवर जो है, आपकी शादी इस घर की आखिरी शादी होगी। बहू, तो थोड़ी पागल हो गई है क्या? तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि कमल की शादी जिस मर्जी लड़की से हो जाएगी? कमल की शादी भी मेरी पसंद की लड़की से होगी, जैसे तुम चारों मेरी पसंद की हो। और माँ जी, अगर देवर जी किसी लड़की से प्यार करते हो तो? मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे जाकर सबसे पहले बताएगा और उसके बाद मैं उसका घर परिवार देखूंगी। अगर वो अच्छे घराने की हुई तो फिर मैं उसे अपना लूंगी, वरना नहीं। आशा की बात को सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आशा के अलावा उसके घर में किसी की नहीं चलती थी। वहीं कमल ऑफिस जाने की जगह अपनी प्रेमिका सुमन से मिलने जाता है और कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमने बिना उनकी मर्जी से शादी कर ली तब तो वो कभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। मेरी बात समझो सुमन, जब तुम उस घर की इज्जत बन जाओगी तब भले ही वो थोड़ा नाराज होंगी, लेकिन उन्हें तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और सिर्फ माँ ही तो है, बाकी के लोग तो जरूर हमारे प्यार का सपोर्ट करेंगे। कमल सुमन को किसी तरह राजी कर लेता है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आशा उन दोनों को साथ में देखती है तो गुस्से में भड़क पड़ती है और कहती है, कमल, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। तूने बोला कि तुझे विदेश जाकर पढ़ना है, मैंने तुझे विदेश भेजा। तूने बोला कि तुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मैंने तुझे उसके लिए भी पैसा दिया। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि एक दिन तू सड़क की अनाथ लड़की को उठाकर घर ले आएगा। माँ प्लीज थोड़ा सोच समझकर बात कीजिए, ये जैसी भी है लेकिन अब इस घर की बहू है। आशा खामोश हो जाती है क्योंकि परिवार में सब लोग कमल की तरफ से बोल रहे थे, लेकिन आशा अब सुमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगले दिन सुमन रसोई में सब लोगों के लिए खाना बना रही होती है, तभी उसकी चारों जेठानियां उसके पास आकर कहती हैं, सुमन, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाई लोगी, और वैसे भी उन्हें सब लोगों के साथ एडजस्ट करने में समय लगता है। और वैसे भी हम लोग तो अमीर घर से थे और माँ जी हमें अपनी पसंद से लेकर आई थी, लेकिन फिर भी उन्हें हमारे साथ एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगा। धीरे धीरे वो सब ठीक कर देंगी। और वैसे भी कुछ दिनों में तो माँ जी का जन्मदिन है, अगर तुम माँ जी को उनके जन्मदिन के दिन खुश करोगी तो वो वैसे भी तुम्हें अपना लेंगी। उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। माँ जी को मूंग दाल का हलवा बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें उसकी रेसिपी बता दूंगी, तुम उस दिन उन्हें वही बनाकर खिला देना, वैसे भी तुम्हें अपना लेंगी। सुमन को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी चारों जेठानियां बहुत अच्छी थी और उसे कितने दिल से प्यार करती थी और उसे अपने दिल से अपना भी चुकी थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आशा का जन्मदिन आता है। सोनाली सुमन को मूंग दाल का हलवा बनाकर दिखा देती है। अब सुमन मूंग दाल का हलवा लेकर आशा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे दीदी ने बताया कि आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ये हलवा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साफ साफ क्यों नहीं बताती कि सोनाली ने बनाया और तू बस लेकर आई है?
नहीं माँ जी, ये हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मानती हूँ कि मुझे रिश्तों की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिश्तों की कदर बहुत है और जिस इंसान को रिश्ते नहीं मिलते वो उन्हें सहेज कर रखना भी जानता है। आशा सुमन के हाथ से हलवा ले लेती है और जब वो हलवा खाने लगती है तो देखती है कि सुमन का हाथ जला हुआ था। ये देखकर आशा की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं और जैसे ही सुमन जाने लगती है तो आशा उसे टोकते हुए कहती है, अब जाओ, जाकर अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो और ये जो हाथ जला हुआ है इस पर दवाई लगा लो। सुमन को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आशा ने उसकी फिक्र की। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन चारों जेठानियों और सुमन रसोई का काम कर रही थी और आपस में बात कर रही थी। अच्छा हुआ कि माँ जी ने तुम्हें अपना लिया। सोनाली का मूंग दाल का हलवा खिलाकर जन्मदिन विश करने वाली तरकीब काम कर गई। वैसे सुमन, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? सुमन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, मैं तो एक गरीब घर से थी और उस पर किस्मत की मार कि मैं अनाथ थी, तो मेरा जन्मदिन कब आता दीदी ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने हमेशा दूसरे लोगों का जन्मदिन मनाया है, कभी अपना जन्मदिन मना ही नहीं पाई। सुमन ये बोलकर अपनी आंखों में आंसू भरकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसकी चारों जेठानियां ये फैसला करती हैं कि अगले ही दिन सुमन का जन्मदिन मनाएंगी। वे पूरे घर को बिना सुमन को बताए सजा देती हैं और सुमन जैसे ही सुबह नीचे उतर कर आती है तो देखती है कि पूरा घर सजा हुआ था और मेज पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? आज भी घर में किसी का जन्मदिन है क्या, या कोई त्योहार है जो मैं भूल गई हूँ? आज कोई त्योहार तो नहीं है, लेकिन किसी का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है आज दीदी? आज तुम्हारा जन्मदिन है। हम सब ने सोचा है कि आज के दिन हम तुम्हारा जन्मदिन मनाया करेंगे, क्योंकि आज तुम्हें इस घर में आए 2 महीने हो गए और आज की तारीख तुम हमेशा याद रखना। हम हर साल आज ही के दिन तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट किया करेंगे। हाँ बहू, क्या हो गया कि तू अनाथ है? तेरे आने से पहले मैं हमेशा पैसा पैसा करती रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब से तू इस घर में आई है तो मैंने तुझे देखा। मैंने तुझे कोई महंगे गहने नहीं दिए, कोई महंगी साड़ी पहनने को नहीं दी, लेकिन फिर भी तू हमेशा खुश रही। और मुझे ये एहसास हुआ कि असली खुशी पैसे, दौलत और महंगे कपड़ों में नहीं होती, व्यवहार में होती है। मैंने कभी भी कमल जी से पैसे के लिए प्यार नहीं किया था। मुझे उनका व्यवहार अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनसे शादी करने का फैसला इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। मुझे इतना अच्छा परिवार मिलेगा, वो भी गरीब और अनाथ लड़की होने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि शादी के बाद मुझे तिरस्कार मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने जमीन पर पड़ी धूल को अपने माथे पर लगा लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी 4 अमीर जेठानियों ने गरीब देवरानी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। पारुल और संगीता देवरानी जेठानी थी। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। फर्क बस इतना था कि पारुल का काफी बड़ा घर था। उसका पति अच्छा खासा बिजनेस करता था, वहीं बेचारी जेठानी का पति बाजार में ठेला लगाता था। एक रोज जब संगीता अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो उसको देख उसकी देवरानी ने कहा, ओफो जेठानी जी, आप कब तक इस झाड़ू को घिसती रहेंगी? इसे देखकर तो लग रहा है आपने 2 साल पहले जो धनतेरस पर झाड़ू खरीदा था ये वही है। बस भी करो, अब एक नया झाड़ू तो खरीद लो। मैं तो हर महीने नया झाड़ू लेती हूँ। नहीं देवरानी जी, ये झाड़ू अभी कुछ समय और चल जाएगा। तभी संगीता की बेटी अपनी स्कूल की फटी हुई स्कर्ट लेकर आती है। माँ देखो ना, मेरी ये स्कर्ट में छेद हो गया है, मुझे नई स्कर्ट दिलवाओ ना। अरे नहीं बेटी, ये तो सिल जाएगा, उसके लिए नया क्या लेना, मैं खुद इसकी सिलाई कर दूंगी। ओफो, क्या जेठानी जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। मेरी बेटी की स्कर्ट में ना के बराबर छेद है, फिर भी मैं उसे पूरी नई स्कर्ट दिलवाने जा रही हूँ, जबकि अभी ये 2 महीने पहले ही ली है। अरे इसी बहाने खुद की भी शॉपिंग हो जाएगी। आप भी ना खुद भी कंजूसी में रहती हैं और अपनी बेटी को भी वैसे ही रखती हैं। माँ चलो ना, शॉपिंग पर लेट हो रहा है और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे पिज्जा भी खिलाएंगी। पिज्जा का नाम सुनकर अनु के मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ रिया डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें बढ़िया से मॉल में ले जाऊंगी। वो दोनों शॉपिंग पर चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दोनों देवरानी जेठानी एक ही दुकान पर चूड़ी खरीदने के लिए पहुंचती हैं। नहीं भैया, ये सस्ती सी चूड़ियां ये मुझे पसंद नहीं आ रही, ना ये मेरे लेवल की हैं। आप तो मुझे कोई महंगी चूड़ियां दिखा दीजिए। हाँ जी मैडम, हमारे पास तो बहुत अच्छी कलेक्शन रखी है। वैसे बहन जी आप भी बता दीजिए,
आपको कितनी रेंज तक की चूड़ियां दिखानी है? भैया मुझे तो सबसे सस्ती वाली दिखाइए। आप मुझे ये 20 रुपए दर्जन वाली कांच की चूड़ी ही दिखा दीजिए। ओफो जेठानी जी, कभी तो ये कंजूसी छोड़िए। इतनी बचत भी सही नहीं है। कभी तो थोड़े पैसे खुद के लिए खर्च कर ही लेने चाहिए। हम गरीबों के लिए एक एक रुपया भी बड़ा कीमती होता है, और फिर इतनी महंगी चूड़ियां लेना मुझ गरीब के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं अपनी इन सस्ती चूड़ियों से ही खुश हूँ, और अभी मैं 2 पैसे बचा लूंगी तो आने वाले समय में वो मेरे काम ही आएंगे। अब देवरानी महंगी चूड़ियां तो जेठानी सस्ती चूड़ियां खरीद लेती है। एक रोज अनु अपनी माँ से, माँ मैडम ने कहा है इस बार हमें किताबें स्कूल से नहीं मिलेंगी बल्कि बाहर से लेनी होंगी। पूरे 1000 रुपए की किताबें हैं। क्या इतनी महंगी? कोई बात नहीं माँ, मैं तो किसी से मांग कर पढ़ लिया करूंगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई को लेकर हम समझौता नहीं कर सकते। तेरा बाप तुझे नई किताब तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन पुरानी किताब हम आधे रेट में तो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ऐसी एक दुकान तो जानती हूँ। माँ बाबा हम इतने गरीब क्यों हैं? आप चाची को ही देख लो, वो कितने पैसे उड़ाती हैं। हम उनकी तरह अमीर क्यों नहीं हैं? बेटी भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। हम गरीबों को पैसे बड़े सोच समझ कर खर्च करने होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे जाकर खूब पढ़े लिखे। लेकिन बेटी तू पढ़ लिख कर कितनी भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन शॉपिंग पर ज्यादा फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं। ठीक है माँ, आप बेफिक्र रहिए। मैं बड़ी होकर खूब पैसे कमाऊंगी और आपको भी शॉपिंग करवाऊंगी, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। संगीता अनु को हमेशा बचत करना सिखाती, तो वहीं पारुल अपनी बेटी को कभी अच्छी सीख नहीं देती। ऐसे ही एक रोज, अरे रिया तू क्यों ये प्रोजेक्ट बनाकर बेकार की मेहनत कर रही है? मैं अभी स्टेशनरी से तेरे लिए बना बनाया प्रोजेक्ट खरीद लाती हूँ। हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। आप तो बेस्ट माँ हो। मुझे लगा मैं आपसे ऐसा बोलती तो आप मुझे डांटती। इसमें डांटने वाली क्या बात है? जो पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं? अब पारुल अपनी बेटी के लिए बाहर से प्रोजेक्ट खरीद कर स्कूल में जमा करवा देती है, लेकिन इन सब से अब रिया की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे नहीं खाना ये बोर खाना। आप ऐसा करो मेरे लिए बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। बेटा तेरे पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं, वो मुझे इसके लिए खूब सुनाएंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम सब्जी लेने के बहाने मार्केट जाते हैं और वहीं से कुछ खाकर आ जाएंगे। वाह क्या आइडिया है। अब वो दोनों बाहर चली जाती हैं। उधर संगीता के घर का राशन भी खत्म हो जाता है और वो राशन लेने बाहर जाती है। माँ आप मेरे लिए ये एक बिस्किट का पैकेट ले लो ना, और थोड़ी सी नमकीन भी। अरे नहीं नहीं बेटी, इतने में तो चाय पत्ती का एक पैकेट आ जाएगा। अब अपनी बेटी का मन मारकर वो चाय पत्ती ले लेती है। संगीता को खुद बहुत बुरा लगता है कि हर बार उसे अपनी बेटी का मन मारना पड़ता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। अनु जहाँ पढ़ने लिखने में अच्छी थी, तो वहीं रिया बस नाइट पार्टीज, डिस्को और रेस्टोरेंट में ही पैसे फूंकती। एक रोज, रिया बेटी तुम कल सारी रात कहाँ थी, और ये ऐसी क्या शॉपिंग कर ली तुमने कि मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट ही खत्म हो गई? डैड वो क्या है ना, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो उसको वो पार्टी मैंने ही थ्रो की थी, और फिर मैंने कुछ शॉपिंग की थी, इसलिए वो लिमिट खत्म हो गई। क्या इतनी शॉपिंग कर ली तूने? हाँ तो माँ, इतनी शॉपिंग करना मैंने आपसे तो सीखा है, इसलिए आप तो हिसाब रहने ही दो। यह हिसाब मैं मांग रहा हूं, क्योंकि मैं पैसे कमाता हूं, ना कि तुम और तुम्हारी माँ। आज से तुम दोनों को पैसे देना बंद। और रिया अगर तुम्हें किसी की नकल करनी है तो अपनी ताई जी की बेटी अनु की करो, जो पढ़ लिख कर वकील बनने वाली है, और एक तुम हो जो बस सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। ओफो बच्ची है ये अभी, यही तो इसके खेलने कूदने के दिन है। अभी ऐश नहीं करेगी तो कब करेगी? पारुल लगातार अपनी बेटी की गलत आदतों को बढ़ावा दे रही थी, जिससे वो नशे की लत में भी पड़ जाती है। तो वहीं अनु पढ़ लिख कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बेटी का भविष्य उसकी वजह से खराब हो गया। तो वहीं संगीता एक एक पैसे जोड़कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब अनु खूब पैसे कमाती है और अपनी माँ को भी शॉपिंग करवाती है।